गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएमटी एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लिखा करिए प्रतिदिन और अपने नोट्स खुद बनाइए। एक महीने में आपका मैगजीन जो है जरूर बन जाएगा, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा और बराबर दोहराकर आप परीक्षा में अपने सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? एकदम में परीक्षा में आएगा, 100% गारंटी। प्रश्न पढ़ के देखो क्या है, क्या लिखा गया? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली या चंडीगढ़? जिसकी स्थापना होगी दिल्ली में, नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या है? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। पढ़ाई महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और देश में पहली बार है इसका उद्घाटन, है ना, इसको स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। अब इसका क्या मतलब है? यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा। दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मेट्रो स्टेशन है जीटीबी नगर के पास, अगर आप जहांगीरपुरी की तरफ जाते हैं तो यह विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा। है ना। आप जहांगीरपुरी की तरफ जाएंगे, है ना, कश्मीरी गेट से, तो कश्मीरी गेट से जब जहांगीरपुरी की तरफ जाते हैं तो आपको विश्वविद्यालय पड़ेगा, है ना, तो उसी पर स्थापित, वहीं पर स्थापित इसको किया जाएगा। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र को डिजाइन किया गया है जी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र मेट्रो रेल प्रणाली विज्ञान और नवाचार के लिए केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखेंगे दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों और निवासियों को आवास की सुविधा प्रदान करके दिल्ली में हिमाचल केंद्र की आधारशिला रखी है। तो दिल्ली में ही हिमाचल केंद्र की आधारशिला, है ना, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखा, और कहां रखा? दिल्ली में रखा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन परिसर में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री जो है वहां के अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। इसने भारत की G20 अध्यक्षता के उपलक्ष्य में G20 थीम के साथ एक QR कोड जारी किया है। भारत में सितंबर 2023 में G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, ये भी जान रखिएगा। G20 का सम्मेलन कहां होने वाला है? तो भारत की अध्यक्षता में पहली बार हो रहा है और नई दिल्ली में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में थीम के साथ G20 थीम के साथ एक QR कोड जारी किया है। किसने जारी किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेटीएम के द्वारा एक QR कोड जारी किया गया है G20 सम्मेलन की अध्यक्षता में, है ना। जो उसका थीम है उसके साथ उन्होंने एक QR कोड जारी किया, पेटीएम के द्वारा जारी किया गया है। वैसे एक सिंबल के रूप में होगा, अगर आप उसको स्कैन करते हैं उस QR कोड को, तो G20 के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और G20 के सारे सम्मेलनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए यह किया गया है, विशेष QR कोड है। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया हाइटेक सेंटर में डिजिटल पेमेंट उत्सव QR कोड पेश किया, जिसका नाम क्या है? इस QR का डिजिटल पेमेंट उत्सव। इस QR कोड का क्या नाम है? डिजिटल पेमेंट उत्सव QR कोड, है ना, ये किया गया। तो ये याद रखिएगा अपने आप में G20
G20 जो सम्मेलन है 2023 में भारत में नई दिल्ली में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा, एक परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा और इसके बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होने, लगभग 200 इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे भारत में 200 कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसका मेन जो है ना वो दिल्ली में होगा G20, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के जो है सदस्य शामिल होंगे इसमें, और एक बहुत बड़ा जो है ये एक प्रकार का उत्सव के रूप में इसको आयोजित कर रही है भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, कहां पर एक अरबी अकादमी का उद्घाटन किया। अरबी अकादमी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरबी अकादमी अरब वालों को लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अरबी अकादमी उनकी भाषाएं और उन चीजों को इसमें वरीयता प्रमुखता दी जाएगी कि भारत के लोग भी सीख सकें। तो एक अरबी अकादमी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां किया है? तो इसका उद्घाटन किया है मुंबई में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी। ये प्रश्न ऐसे ही एकदम एज इट इज पूछा जा सकता है आपसे कि यह इसका उद्घाटन, एक अरबी अकादमी का उद्घाटन कहां किया गया है? इसमें नरेंद्र मोदी ने अरबी अकादमी का उद्घाटन कहां किया है ना? तो आप आराम से इसको देखकर बता सकते हैं, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। और किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो ये आप आराम से इसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो है मुंबई में, चलिए अरबी अकादमी मुंबई में उद्घाटन नरेंद्र मोदी। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीती है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? पहले ये जान लीजिए, यह फुटबॉल का खेल है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। फुटबॉल टूर्नामेंट का ध्यान रखिएगा, और भारत में खेला जाता है। भारत में खेला जाता है, भारतीय टीमें खेलती है, खेला जाता है। लेकिन एक खास बात यह है कि इस बार भारत में नहीं हुआ, यह हुआ है सऊदी अरब में। तो भारत में खेला जाता है, फुटबॉल का ट्रॉफी है ना, और इस बार इसको जीत लिया है, कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखेंगे, इसको जीता है कर्नाटक ने, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और कर्नाटक ने मेघालय को हराया। किसको हराया? मेघालय को। इसने कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है, मेघालय को हराकर जीता है। कर्नाटक ने पहली बार ये खिताब जीता है, पहली बार जीता है। लेकिन मेघालय भी पहली बार फाइनल में पहुंचा था और उसका सपना टूट गया और वो जीत नहीं पाया था। पहली बार इसने जीता संतोष ट्रॉफी, कर्नाटक ने, है ना, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। अब कुछ बातें हम देखेंगे। 54 वर्षों बाद पहली बार संतोष ट्रॉफी जीता है, 54 वर्ष पहले ये शुरू भी हुआ था। मेघालय की टीम पहली बार प्रतियोगिता में फाइनल पहुंची थी और पराजित हो गई, है ना। तो ध्यान रखेंगे, 68-69 के बाद मैसूर की रियासत में 4 बार जीत हासिल किया गया था, लेकिन कर्नाटक पहली बार इस फाइनल को जीत पाई है। फाइनल में मेघालय की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी, ये आपको जरूर याद रखना है ना। संतोष ट्रॉफी पहला, तीसरा स्थान जो है फाइनल से पहले में प्ले ऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो आप देखेंगे कर्नाटक पहला, कर्नाटक का नंबर हो जाएगा 1, मेघालय हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा सर्विसेज की टीम, सर्विसेज, और चौथे नंबर पर आ जाएगा पंजाब। चौथे नंबर पर जो आएगा वो हो जाएगा पंजाब। ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से संतोष ट्रॉफी। तो ये आपके लिए एक प्रश्न बन जाएगा जो आप याद रखेंगे, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हाल ही में किसने 2023 का पेन, इसको पेन भी कहते हैं या नाकाबोम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, याद रखेंगे, किसको दिया गया है, किसने जीता है 2023 का? आपके पास 4 ऑप्शन है, विनोद कुमार शुक्ला, और सही जवाब है यही, विनोद कुमार शुक्ला ने पेन या नाकाबोम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके के पुरस्कार, नाच गान, तमाम करेंट अफेयर्स जो है पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विनोद कुमार। और ये पेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पेन पुरस्कार जिसको कहा जाता है या नाबोको लाइफ
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में दिया जाता है, ये विधान कहेंगे। तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ला क्या है, एक साहित्यकार है जो इनकी रचनाओं को, जो जीवन भर की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए और यह पुरस्कार दिया जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पेन या नागो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला ने साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नागो पुरस्कार जीता है। इनकी एक बहुत ही प्रशंसित उपन्यास है नौकर की कमीज, और सब कुछ होना बच्चा रहेगा। तो नौकर की कमीज काफी चर्चित इनका उपन्यास है, नौकर की कमीज, और इन्होंने 1979 में उपन्यास लिखा था, है ना, बहुत चर्चित ये उपन्यास है। अब ये उपन्यास पूछा जा सकता है कि यह किसने लिखा है, नौकर की कमीज, है ना। तो विनोद कुमार शुक्ला भारतीय हैं और इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इन्होंने सब कुछ होना बच्चा रहेगा 1992 में यह कविता संग्रह है जिसको इन्होंने लिखा था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। हिंदी और अनुवाद में उपन्यास, कविता और लघु कथाओं का प्रसिद्ध लेखक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये विनोद कुमार शुक्ला का संबंध है छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से है, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा पेन पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि पेन पुरस्कार किस प्रकार का पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पेन पुरस्कार 2016 में स्थापित किया गया था, है ना, व्लादिमीर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन के सहयोग से, है ना। पेन पुरस्कार की स्थापना 2016, ये याद रखिएगा, बहुत पुराना पुरस्कार नहीं है, 2016 में किया गया था। एक जीवित लेखक को, है ना, सम्मानित करने के लिए जिसका काम अंग्रेजी में लिखा या अनुवादित गैर कथा, कविता संग्रह या नाटक में उपलब्धि के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, 50,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता, है ना, ये एक जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कथा, कहानी, उपन्यास में क्या क्या हो, शानदार उपलब्धि हासिल की हो। और इनका जो है अंग्रेजी के लिए ही दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया हो, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो, है ना, अंग्रेजी, या कोई किताब है जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया हो गया तब भी दिया जाएगा। 2016 से शुरू हुआ था और इस पुरस्कार में $50,000 का, $50,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है ना। तो ध्यान रखिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 कितनी महिलाओं को प्रदान किया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल संरक्षण के लिए चलाया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का जो कितनी महिलाओं को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 18 महिलाओं को दिया था। और उसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैच द रेन 2023 अभियान भी शुरू किया। कैच द रेन, पानी को पकड़ो, इसका सही अर्थ होगा पानी को पकड़ने से मतलब है पानी बचाना और साथ साथ सिंचाई और अन्य कामों के लिए सस्टेनेबल तरीके से पानी का संरक्षण करना, ये मेन लक्ष्य है। स्वच्छ जल को इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना, जल शक्ति अभियान, इन सब के लिए कैच द रेन शुरू किया उन्होंने। और साथ ही साथ स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान के तहत 18 महिलाओं को सम्मानित भी किया जो जल शक्ति मंत्रालय और इनके द्वारा जो प्रदान किया जाता है। तो आप ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप ध्यान रखेंगे जो कि ये पूछा जाएगा, है ना। शुभारंभ कर दिया उन्होंने जल शक्ति अभियान, कैच द रेन भी शुरू किया है इन्होंने। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जल अभियान को सफल बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण योगदान है। देश में स्वच्छता का अभियान, स्वच्छ पेयजल जैसी रोजमर्रा जानमानस से जुड़ी देशव्यापी योजनाएं सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए जल शक्ति की सफलता की परिकल्पना महिलाओं के बिना नहीं किया जा सकता। महिलाओं को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने 2 श्रेणियों में 18 पुरस्कार दिए। 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, 2 श्रेणियों में 18 पुरस्कार दिए गए, पुरस्कार दिया गया। और 18 महिलाओं को भी पुरस्कार दिया गया, 18 महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत, है ना, किया गया। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया 18 महिलाओं को, है ना, जल और उसको बचाने के लिए। हाल ही में किस राज्य में सोने के भंडार पाए गए?
किस राज्य में सोने के भंडार पाए गए हैं हाल ही में, जबकि पिछले बार एक दूसरे जगह पाया गया था। तो हाल ही में उड़ीसा के 3 जिलों में, उड़ीसा के कितने जिले, 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उड़ीसा। 3 जिलों में पाया गया, जो केवझर, मयूरभंज, इन जिलों में पाए गए हैं, है ना। और ये सोने के भंडार पाए गए हैं। जबकि हम आपको बताएं कि 2022 में बिहार के जमुई में सोने का बड़ा भंडार पाया गया था। सोने का बड़ा भंडार पाया गया था, जमुई जिला है ना, पाया गया था। ये भी आप ये बात भी याद रखिएगा, 2022 में बिहार के जमुई जिले में, है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सोने का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है। लेकिन अब उड़ीसा में भी पाया गया है सोने का भंडार, है ना, उड़ीसा के 3 जिलों में, और लगभग कई जगह है जहां पर सोने के भंडार पाए गए हैं, जिनमें से मयूरभंज है ना, केवझर है, यहाँ पर जो है सोने के भंडार पाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, है ना, भारतीय देवगढ़, केवझर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के 3 जिलों में, देवगढ़, केवझर और मयूरभंज, देवगढ़, केवझर, मयूरभंज जिले जो है ना, तो मुख्यतः यहाँ पर पाए गए हैं। और इसके कई स्थल भी हैं जहां पर ये पाए गए हैं, कई स्थल भी हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रारंभिक सर्वेक्षण क्या हो, देवगढ़, गोपुर, गाजीपुर, कुशाकला, अदल, सालिकाना, दिनेर मुंडा और केवझर के करडांगा क्षेत्र में सोने के भंडार की उपस्थिति। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसने खोजा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, है ना, इसके पता लगाए गए हैं ओडिशा में। तो ये ओडिशा वाला भी और जमुई जो बिहार में है, तो दोनों जगह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोने के भंडार पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, है ना, प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाते हैं, है ना। और इस बार की इसकी थीम देखते हैं क्या है। इस बार के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो 4 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मानित करने वाला अवकाश है। राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य हमारे देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना है ना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य थीम में लिख लेते हैं। उद्देश्य देश के सुरक्षा बलों को आभार व्यक्त करने, जो निष्पक्ष रूप से, है ना, अपने प्राणों की जो है परवाह न करते हुए वो देश की सेवा करते हैं, आभार व्यक्त करने के लिए एक दिवस घोषित किया गया है ना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, जो 4 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है सुरक्षा दिवस। यह भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक इकाइयां, गार्ड, कमांडो, सेना के अधिकारी और हमारे नागरिकों की सुरक्षा गार्ड को भी इसमें शामिल किया जाता है। सप्ताह भर चलने वाला आयोजन है ना, सप्ताह भर चलता है। थीम क्या है? युवा दिमाग का पोषण। थीम क्या है? युवा दिमाग का पोषण। एक लंबा थीम है, मेन थीम ये है ना, ध्यान रखेंगे, युवा दिमाग का पोषण। सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। ये इसका पूरा थीम है। अगर आप यहां तक नहीं तक याद के रखेंगे तो भी जो है आपके परीक्षा में आराम से प्रश्न ठीक हो जाएगा, है ना। ये इसका थीम है।
युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा, संस्कृति विकसित करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये एक राष्ट्रव्यापी जो है, सबसे पहले ये कैसे मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विचार 1972 में शुरू किया गया और हर साल आयोजित किया जाता है। एनएसएससी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हर साल इस आयोजन पर प्रबंधनिक जिम्मेदारी। सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को सब मंत्रालय द्वारा स्थायी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए की गई। ये 1972 से मनाया जा रहा है ना, 1972 से, है ना। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में भी एक बात जान लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1966 को। तो इसलिए ये 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किया गया, उसीलिए इस दिन को चुना गया था, चुन लिया गया था, यह याद रखिएगा आप लोग। 4 मार्च 1966 श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था? श्रम मंत्रालय के रूप में, स्थायी श्रम मंत्रालय द्वारा स्थायी रूप से किया गया। तो ये चर्चा में ये पूछा जा सकता है, इस तरीके के सारे प्रश्न को आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा। पहला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? अब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में 50 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, 50वें डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा, केवल न्यायाधीश नहीं, पूर्व मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका नाम है A.M. अहमदी। बहुत ही दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे A.M. अहमदी, जबकि ये सब लोग मर चुके हैं। T.M. कुर्ची ये मर चुके हैं, P. सदाशिवम अभी जिंदा है, दीपक मिश्रा तो अभी बहुत जिंदा है, बहुत जिंदा नहीं मतलब जिंदा ही है ना। अभी काफी ज्यादा जो है नौजवान व्यक्ति है दीपक मिश्रा, है ना। तो A.M. अहमदी की जो मृत्यु हो गई है, और ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत में, है ना। इनका कार्यकाल जो है 90 के दशक में रहा था कार्यकाल। अहमदी 1994 से 97 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। कब से कब तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे? 1994 से 1997 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ध्यान रखिएगा। और दुनिया के बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में से, न्यायमूर्तियों में से एक रहे उन्होंने। 2 मार्च 2023 को इनका निधन हुआ। निधन कब हुआ है? 2 मार्च 2023 को इनका निधन हो गया। तो रिसेंटली जो है इनकी मृत्यु हो गई है। और भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका के उच्चतम पद तक पहुंचने के लिए बहुत कम रैंक से शुरुआत की थी। इन्होंने एकदम निचले रैंक से शुरू करते हुए सर्वोच्च रैंक तक पहुंच गए। ये भी बात ध्यान रखना, इस तरीके का काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति A.M. अहमदी ही है और कोई नहीं है। दुनिया भर में प्रतिष्ठित थे, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। इन्होंने वो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां पर कैच द रैन 2023, देखो मैंने अभी इसके बारे में बताया भी था, कैच द रैन अभियान को शुरू किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां पर शुरू किया गया, है ना, कहां पर शुरू किया गया ये भी लिखना। तो कहां पर शुरू हुआ? कैच द रैन नई दिल्ली में, जहां पर मैंने अभी बताया था कि 18 महिलाओं को सुगम जल संरक्षण, स्वच्छता के लिए और जल प्रबंधन के लिए उनको सम्मानित किया गया। कैच द रैन, है ना। 2023 में जो है द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इसका क्या कर दिया? उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कैच द रैन 2023 अभियान का केंद्रीय विचार पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता है। मुख्य रूप से क्या है? पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। स्थिरता का मतलब इसको बना के रखना, गंदा नहीं करना और ना ही इसको नष्ट करना है। तो पीने के पानी का कैच द रैन 2000, कैच होता होगा पकड़ना, पीने के पानी को समारोह को संबोधित करते हुए कहा, चूंकि भारत में दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% है, इसीलिए जल प्रबंधन संरक्षण भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। सारी दुनिया के कुल स्वच्छ जल में, पीने के जल में से कुल 4% ही भारत में उपलब्ध है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका संरक्षण किया जाए। जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन सहित स्वच्छ भारत मिशन की कई श्रेणियों के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है।
जिसमें जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और स्वच्छ सुजल भारत की कल्पना करते हुए उनके योगदान को मान्यता देता है। तो ध्यान रखिएगा, जल शक्ति से नारी शक्ति एक अभियान भी पुनः शुरू किया। जल शक्ति से नारी शक्ति एक स्मारक डाक टिकट भी इसी नाम से जारी किया गया। एक स्मारक डाक टिकट और जल शक्ति से नारी शक्ति फिल्म का भी अनावरण किया गया। जल शक्ति, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? जल शक्ति से नारी शक्ति, नारी शक्ति फिल्म का अनावरण और एक डाक टिकट भी जारी, अनावरण तथा डाक टिकट जारी किया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, और 18 महिलाओं को क्या किया? उन्होंने सम्मानित भी किया। तो नई दिल्ली की राजधानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नई दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हो रहे हैं, इंडिया हाउस है ना, आप देखेंगे इस तरीके से। और दिल्ली जो भारत की राजधानी है ना, और दिल्ली एकमात्र, अब तो जम्मू कश्मीर हो गया, नहीं तो दिल्ली एकमात्र राज्य था जहां अपना हाईकोर्ट था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनकी अपनी हाईकोर्ट है, जम्मू कश्मीर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सारे बात पढ़िएगा, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।